तो भाई एक्चुअल में जो पढ़ना है, अब जो पढ़ना है हमको वो पढ़ना भारत शासन अधिनियम 1909, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1900। यहाँ से आपकी कहानी होती है एक्चुअल में पॉलिटी की शुरू, है ना, जिसको आप पॉलिटी बोलते हैं ना, एक्चुअल में यहाँ से शुरू होती है पॉलिटी की कहानी शुरू भारत शासन अधिनियम 1909 से। इसके बाद 1919 आएगा, है ना, उसके बाद आते रहेंगे, यहाँ से मतलब कहानी एकदम चेंज है पूरी। 1892 तक तो चीज़ें आपको बहुत कम समझ आ रही होंगी, क्योंकि चीज़ें कभी कोई आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन 1909 में आपको बहुत कुछ समझ आएगा यार, है ना। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले भाई, वो पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1909, है ना, भारत शासन अधिनियम 1909। आप ये बात सब अच्छे से जानते होंगे दोस्त, इसी को बोलते हैं क्या, मार्ले मिंटो सुधार, है ना, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। जी, मार्ले मिंटो सुधार भी इसको दोस्त बोलते हैं। और मार्ले कौन थे दोस्त, तो आप बताएंगे, लॉर्ड मार्ले। और ये कौन थे दोस्त, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मार्ले कौन थे, तो याद रखिएगा, ये थे भारत के राज्य सचिव, है जी। और अगर आपसे पूछे ये कौन थे फिर, तो ये बताइएगा, भारत के वायसराय, है दोस्त, ये थे भारत के कौन, वायसराय, ठीक। अब एक व्यक्ति और है भारत में, आप सभी तो जानते हैं यार, हैं, सभी तो जानते हैं, जिनका नाम है क्या, महात्मा गांधी। जानते हैं ना यार महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, स्पेशल तौर पे आपको बता रहा हूं, स्पेशल तौर पे 2 कथन पूछता है आपसे, है ना, 2 कथन, यहां से 2 स्टेटमेंट आपसे पूछेगा, है ना, 2 स्टेटमेंट, यानी कि 2 कथन आपसे पूछता है। 2 कथन कौन से, एक कथन तो इन्होंने दिया था किसके बारे में, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में, है ना, ये तो कहा था कब, 1909 में। और एक इन्होंने कहा था मेरे दोस्त कब, क्रिप्स मिशन के बारे में। ये तो क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार है। और क्रिप्स मिशन के बारे में कब कहा था, 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में आया था, है ना। देखिए, महात्मा गांधी ने ये कहा मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कि मार्ले मिंटो सुधार ने ना भारत का सर्वनाश कर दिया है ना। और इसको मेरे दोस्त क्रिप्स मिशन को कहा था क्या, उत्तर तीर्थीय चेक, है दोस्त, इसको कहा था उत्तर तीर्थीय चेक, या फिर कहा था दिवालिया चेक, दिवालिया चेक। यानी कहने का मतलब ये, उत्तर तीर्थीय चेक का मतलब आज दे तो हमको, बोलते हैं ना कि हमसे एडवांस पेमेंट लेनी है तो आप एडवांस चेक ले लीजिएगा। एडवांस चेक का मतलब यह है कि आपको चेक तो आज मिल जाएगा, भुगतान बाद में हो रहा होगा। तो उत्तर तीर्थीय चेक में क्रिप्स मिशन में एक्चुअल में एक बात कही गई थी, ये कहा गया था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, आप हमारे साथ वर्ल्ड वार में शामिल हो जाओ, सेकंड वाले में, हम भारत को क्या है, उसके बाद इस तारीख को हम आज़ाद कर देंगे। महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको आज़ादी देनी है तो आज दीजिए, हम दूसरे वर्ल्ड वार में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि ये उत्तर तीर्थीय चेक है। मार्ले मिंटो सुधार एक्चुअल में करने, देखिए अगर इसके नाम में ही आप देखें ना, तो नाम में ही क्या है दोस्त, इसके नाम में सुधार है, यानी कि कुछ ना कुछ सुधार करने के लिए आए थे। लेकिन सुधार करना तो बहुत दूर की बात थी, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, है ना, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। तो महात्मा गांधी ने तभी कहा था कि भैया इसने कर दिया भारत का क्या, सर्वनाश मेरे दोस्त, है ना, इसने भारत का कर दिया मेरे दोस्त सर्वनाश, ठीक है।
आप इसको लिखिए, उसको मैं लिखवा रहा हूं। उन दोनों को आप लिख लीजिएगा, एक तरफ मार्ले मिंटो सुधार, एक तरफ क्रिप्स मिशन, दोनों की लाइन मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, दोनों की लाइन मैं आपको लिखवा दूंगा। हो गया दोस्त। आप इसके नीचे लिखेगा, महात्मा गांधी ने मार्ले मिंटो सुधार के लिए कहा था, के लिए कहा था, के लिए कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने, कि मार्ले मिंटो सुधार ने देश का सर्वनाश कर दिया है। मार्ले मिंटो सुधार ने देश का सर्वनाश कर दिया है, देश का सर्वनाश कर दिया है, देश का सर्वनाश कर दिया है। उसमें लिखिएगा दोस्त, क्रिप्स मिशन में, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने उत्तर तिथीय चेक या दिवालिया चेक कहा था। उत्तर तिथीय चेक या दिवालिया चेक कहा था। उत्तर तिथीय चेक या दिवालिया चेक कहा था। उत्तर तिथीय चेक या दिवालिया चेक कहा था, चेक कहा था। आगे अगर हम देखते हैं दोस्त, तो एक समिति बनी थी जिसका नाम था अरुणडेल समिति, है ना, जिसका नाम था क्या, अरुणडेल समिति। अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर, की रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1909 को लाया गया था, को लाया गया था मेरे दोस्त। ऐसा था एक्चुअल में 1892 का तो अधिनियम चला गया है, अभी निरस्त नहीं हुआ, याद रखिएगा 1915 में जाके निरस्त होगा वो, अभी निरस्त नहीं हुआ है ना, लिखवा है ना अलग से, 1915 के द्वारा निरस्त किया गया, अभी निरस्त नहीं हुआ। तो एक्चुअल में क्या था, यहाँ भारत एक समिति बना के भेजी गई जिसका नाम था क्या, अरुणडेल समिति। और इस समिति को ये कहा गया कि 1892 में, ऑलरेडी पहले से ये चीज़ चली आ रही है कि जो भी अधिनियम आया बाद में उसकी समीक्षा की जा रही है, बाद में उसका रिव्यू किया जा रहा है, क्या इस अधिनियम में चीज़ें सही हुई हैं या गलत हुई हैं, ये सारी चीज़ें की जा रही थी। तो उसी तरह अरुणडेल समिति की रिपोर्ट इसको भेजा गया कि भारत में जाओ और भारत में जाकर पता करो जो 1892 का अधिनियम हुआ है उस अधिनियम में क्या चीज़ें तो सही हुई हैं, क्या चीज़ें गलत हुई हैं। तो इसने जाकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ चीज़ें कमियां रह गई हैं या कुछ चीज़ें नहीं हो पाई हैं, हम उनको दूर कर रहे हैं। और उनको दूर करने के लिए अरुणडेल समिति की रिपोर्ट या समीक्षा के आधार पर ही लागू किया गया था क्या, भारत शासन अधिनियम
नो। ठीक है, उद्देश्य क्या थे मेरे दोस्त, है ना, उद्देश्य की यदि बात करूं तो उद्देश्य में अगर आप देखते हैं दोस्त, तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य था, सबसे पहला उद्देश्य इसका यह था कि 1892 के अधिनियम में जितनी भी कमी रह गई थी उसको दूर करना, है ना। तो पहला उद्देश्य यह था 1892 अधिनियम, 1892 अधिनियम के 200 को दूर करना, 200 को दूर करना, है ना दोस्त, इनको दूर करने का सुझाव दिया गया। दूसरा क्या था, दूसरा मेरे दोस्त अगर आप देख पा रहे हो तो भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई 1885, उसको पार करके 1909 में आ गए हैं। आप ये भी अच्छे से जानते होंगे इससे पहले एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मेरे दोस्त, है ना, इससे पहले कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था कब, 1907 में, जो कि कहां पे हुआ था आपका, सूरत गुजरात में हुआ था, याद है, सूरत गुजरात में अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन को सूरत अधिवेशन या सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। यहां कांग्रेस का क्या हुआ था, विभाजन हो गया था, कांग्रेस दो भागों में डिवाइड होगी। कौन कौन सा दोस्त, नरम दल और गरम दल, बोलो याद है ना चीजें जो हिस्ट्री में पढ़ाई थी आपको, नरम दल और गरम दल दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअल में जो गरम दल था इसी को कहा गया था क्या, उग्रवादी संगठन, उग्रवादी, मतलब कि ये वो थे हमारे तुम्हारे नौजवान जैसे हैं भाई, इन्हें वो नहीं था, गांधी जी वाले हाल नहीं थे कि एक रैपट एक गाल पे लिया तो दूसरा आगे कर दिया, वो वाला इनका हाल नहीं था। इनका हाल ये था अगर किसी ने हमारे एक लगाया तो चार लगा रहे थे, बात समझ रहे। तो ये एक्चुअल में उग्रवादी संगठन थे। तो एक ये भी इनके सामने आ रहा था कि भारत के अंदर दो संगठन बन गए, एक तो ऐसा है जो काम कर रहा है बिल्कुल राजनीति तरीके से कि जो बात मान रहा है हमारी, लेकिन दूसरा संगठन एक ऐसा भी एक्टिव भारत में हुआ है जो लड़ाई झगड़ा करने से नहीं डर रहा है ना। तो दूसरा इनका क्या काम था, उग्रवादी संगठन या गरम दल का सामना करना है दोस्त, इसका सामना करना भी इसका उद्देश्य था। तीसरा, भारत के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा था, आपको क्या लगता है आजादी आपको कब से मिलने लगी, देखिए जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने लगी उसके बाद क्या था, लोगों से क्या बनने लग रहे थे, अधिवेशन, लोग बुलाए जा रहे थे और वहां पे कहीं ना कोई चीज बताई जा रही थी कि ये हो रहा वो हो रहा है। राष्ट्र भावना जानते हैं आप क्या होता है, राष्ट्र भावना, राष्ट्र भावना होता है सब एक हो जाना, है ना, राष्ट्र भावना क्या है, सब एक हो जाना। तो एक्चुअल में क्या थी, भारत के अंदर राष्ट्र भावना जागृत हो रही थी, है ना, राष्ट्र भावना। तो याद रखना भारत में राष्ट्र भावना का एक होना, है ना, एक होना, बात समझ रहे। तो ये उद्देश्य थे मेरे दोस्त इसको लाने के। और राष्ट्र भावना आप कैसे देख सकते हैं, एक राष्ट्र भावना आप ऐसे देख सकते हैं, अगर क्रिकेट मैच चल रहा है तो एक बोतल अगर पानी आएगा तो आप जानते होंगे वो ऐसे पानी नहीं पीते, वो मुंह अड़ाकर पानी पी रहे हैं, मुंह से लगाने के बाद पानी पी रहे। उसी बोतल से मोहम्मद शमी भी पानी पी रहा है, मोहम्मद सिराज भी पानी पी रहा है, उसी बोतल से रोहित शर्मा भी पानी पी रहा है, विराट कोहली भी पानी पी रहा है, बात समझ रहे। तो एक ही बोतल से सब पानी पी रहे तो उसको राष्ट्र भावना बोलते हैं, यानी कि कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ। ठीक है दोस्त, लिखिए जरा।
हो गया दोस्त, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अगर आगे हम चलते हैं दोस्त, तो आप सभी जानते होंगे 1892 का जो एक्ट आया था, उस 1892 के एक्ट में दो चीज़ों को भारत में मना किया गया है ना। बल्कि मैं ऐसा लिख रहा हूं कि एक तो जो बजट होगा दोस्त, एक क्वेश्चन होंगे किससे रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, एक आपके होंगे अनुपूरक प्रश्न, है ना, अनुपूरक प्रश्न, और एक आपका था क्या, मतदान, यानी कि इलेक्शन। आप सब जानते होंगे, अभी पढ़ा के गया, आप बजट पे बहस कर सकते थे, बात समझ रहे। दूसरा, आप क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक। तीसरा, क्या अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, नहीं, है जी, नहीं। क्या मतदान कर सकते थे, नहीं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो एक्ट आया 1909 का यार, तो 1909 के एक्ट में क्या हुआ कि भारत वालों को, भारत के जो लोग थे, उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है। इनको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की है ना। आप लिखिएगा भारत शासन अधिनियम 1909 में, भारत शासन अधिनियम 1909 में, भारत शासन अधिनियम 1909 में भारतीयों को 1909 में भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई, अनुमति प्रदान की गई, अनुमति प्रदान की गई, अनुमति प्रदान की गई, प्रदान की गई, लिखा। अब मेरी बात सुनो आगे। प्रांत जानते हो आप क्या होता है, प्रांत, प्रांत को एक्चुअल में आज ही जानते हैं किसके नाम से, स्टेट के नाम से, राज्य के नाम से। अगर इसी प्रांत की बात करूं तो ये प्रांत था ब्रिटिश समय में, है ना, ब्रिटिश समय में इसको प्रांत कहा गया। अगर आप और भी से पीछे जाएंगे, अगर आप मुगल काल में जाएंगे, तो मुगल काल में इन्हीं को बोलते थे सूबे या सूबा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्र विस्तार किसके पास था मुगलों के अंदर, औरंगजेब के पास था। उसके पास कितने सूबे थे, 18 सूबे उसके पास हुआ करते थे, ठीक है, 18 सूबे। तो सबसे ज़्यादा विस्तार औरंगजेब के पास था। तो यार प्रांत के अंदर एक्चुअल में पता क्या चल रहा था, प्रांत के अंदर चल रहा था शासकीय बहुमत, शासकीय बहुमत। अब शासकीय बहुमत क्या है दोस्त, बहुमत तो जानते हैं ना, क्या होगा बहुमत, अपनी सहायता, मतलब अपन दूसरे की सहायता कर देना ही बहुमत है एक्चुअल में। जैसे अभी 2024 में जो गवर्नमेंट बनी है, वो एक्चुअल में बीजेपी की तो गवर्नमेंट है नहीं, किसकी है, गठबंधन की सरकार है, बहुमत की सरकार है। तो बहुमत एक्चुअल में किसी दूसरे की सहायता की गई है ना। अब यहाँ पे क्या था, प्रांत में, अगर कोई प्रांत में मान लो सपोज करो मैं हूँ, मेरा शासन चल रहा है, ठीक है। अब मेरी जगह तुम शासन करने लग जाओ और तुम्हारे पास, तुम जीत नहीं पाए वहाँ से, तो मैं क्या कर सकता था, मैं तुम्हें क्या कर सकता था, वहाँ से शासकीय बहुमत प्रदान कर सकता था। गवर्नमेंट, अंग्रेजों ने कहा ये चीज़ बेकार है, इसको समाप्त करो। तो याद रखिएगा, शासकीय बहुमत की पद्धति को समाप्त कर दिया गया और भारत में एक निर्वाचन पद्धति अपना ली गई, है ना। भारत में एक निर्वाचन पद्धति अपना ली गई और आप सभी ने नाम सुना होगा इस पद्धति का। इस पद्धति का नाम था मेरे दोस्त सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, है ना। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। और यह सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का मतलब है, यहाँ पे 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करा गया। एक तो साधारण तौर पर रख दिए गए, एक विशेष वर्ग के रूप में रख दिए गए और एक विशेष के रूप में रख दिए गए। एक तो साधारण जो नॉर्मल है, नॉर्मल रहेगा। एक विशेष वर्ग का मतलब कोई समुदाय के तौर पे, और एक विशेष स्पेशल कैटेगरी डिफाइन करी गई है ना। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति आप लोग आगे भी जाकर पढ़ रहे होंगे, काफ़ी अच्छे तरह पढ़ रहे होंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या करी थी, अगर आप 1909 की बात पढ़ रहे हैं, अगर आप 1909 की बात पढ़ रहे हैं दोस्तों, 1905 में आपने एक कहानी सुनी होगी, आपने एक पढ़ा होगा क्या, बंगाल विभाजन। जल्दी बताओ,
आपने बंगाल विभाजन पढ़ा, और बंगाल विभाजन का मतलब मेरे दोस्त क्या था, यहाँ पे पूरी तरह से बंगाल विभाजन के अंदर क्या था, यहाँ हिंदू मुस्लिम को तोड़ना था। बात समझ रहे, जो हिंदू मुस्लिम हम लोग एकता करते फिर रहे थे, उसको समाप्त करना था बंगाल विभाजन, है ना। इसके बाद आप लोग ये भी अच्छे जानते होंगे 1906 में एक लीग का गठन किया गया था जिसका नाम था क्या, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का मतलब इसके अंदर कौन शामिल होंगे, मुस्लिम। और इनको एक ही चीज कही जा रही थी कि भाई तुम एक बात बताओ, हिंदू तुम्हारे से अलग हैं, वे अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो तुम भी अपने लिए कुछ करो। और इनके लिए कहा गया कि तुम डिमांड करो किसकी, पृथक निर्वाचन मंडल की, है ना। आप डिमांड करो किसकी, पृथक निर्वाचन मंडल की, यानी कि अपना एक निर्वाचन का अलग मंडल तैयार करो। अलग मंडल का मतलब कैसे, जैसे मान लो मोहम्मद शमी है, मोहम्मद शमी इलेक्शन में खड़ा हो गया, तो इसको जो वोट करेगा केवल और केवल कौन करेगा, मुस्लिम वोट करेगा। ऐसा कहना चाह रहे थे, जो कि आप लोग जानते होंगे आगे चल के इसको लागू भी किया जाएगा। बात समझ रहे, आगे चल के इसको लागू भी किया जाएगा। लिखिए जी, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में शासकीय बहुमत, शासकीय बहुमत, शासकीय बहुमत, शासकीय बहुमत को समाप्त किया गया, को समाप्त किया गया, शासकीय बहुमत को समाप्त किया गया, शासकीय बहुमत को समाप्त किया गया। नेक्स्ट लिखिएगा, 1909 अधिनियम के द्वारा, 1909 अधिनियम के द्वारा, 1909 अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। ठीक है दोस्त, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कैसे काम करती है कैसे नहीं करती, कल की क्लास में बात कर ली जाएगी। ठीक है।